Hello, welcome to Biology Tutorials by Dr. Pooja Yadav. I hope you're all doing well. NEP के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हुआ है ग्रेजुएशन का एंड एज सच बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का इस साल सिलेबस है जहां वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इनवर्टिब्रेट्स। सो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहला फाइलम जो आता है वो है पॉरीफेरा का। तो आज चलिए बात करते हैं अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, जो कि उनके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉरीफेरा जैसे नाम सजेस्ट करता है, दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। इफ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ये एक पॉरीफेरन है जिसकी पूरी बॉडी पोरस है, राइट? इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी कहते हैं। नेक्स्ट, दीज आर प्लांट लाइक क्रीचर्स। प्लांट लाइक हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज प्लांट की एक जनरल नेचर होता है कि वो फिक्स्ड होते हैं टू द सबस्ट्रेटम। क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स भी दे आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, इसलिए हमने इनको प्लांट लाइक फिक्स्ड क्रीचर्स कहा गया है। हैबिटेट अगर हम देखें तो मोस्टली ऑल ऑफ देम दे आर मरीन, दे आर कन्फाइंड टू सी वाटर except for one sponge species, Spongilla, जिसका कॉमन नेम भी है फ्रेश वाटर स्पंज। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, केवल स्पॉन्जिला ही एक ऐसा स्पॉन्ज है विच इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। इसके अलावा जितनी भी और पॉरीफेरेंस हैं वो सारे के सारे मरीन हैं, दे आर कन्फाइंड टू द सी। बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है पॉरीफेरेंस वो या तो ग्लोबुलर शेप के हैं या वो इरेग्युलर शेप्ड हैं। एंड कुछ एक पॉरीफेरेंस ऐसे हैं जो कि वास लाइक हो सकते हैं या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। इफ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूप्लेक्टेला, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। सो इफ यू कैन सी, दिस इज मोर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। सो सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो जो पॉरीफेरेंस ग्लोबुलर हैं या जिनकी शेप इरेग्युलर है तो वो उनमें सिमेट्री होगी एसिमेट्रिकल। बट जो पॉरीफेरेंस जैसे यूप्लेक्टेला हुआ, राइट, जिनकी बॉडी फॉर्म वास लाइक है या जो कि सिलेंड्रिकल है, उनके अंदर होगी रेडियल सिमेट्री। If we talk about germ layers, so these organisms, they are diploblastic. They have two germ layers, right? However, ये जो दो germ layers हैं, इनको हम exactly ectoderm और endoderm नहीं कह सकते because these two layers, they do not correspond to those of eumetazoa. Now, what are eumetazoans? Eumetazoans are all the organisms, all the animals other than the sponges. उनके अंदर well defined डिप्लोप्लास्टिक लेयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें वेल डिफाइंड एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनकी बॉडी पूरी सेल्स की बनी हुई है, right, and each cell is capable of performing all the physiological functions here. So the level of organization here is cellular level of organization. There are no tissues, there are no organs. It's just the cells which form the entire body of the porphyrin. Head and appendages होते हैं locomotory organs, right, जो कि मूवमेंट में एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो वो यहाँ पे एब्सेंट है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द बॉडी वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये दो इम्परफेक्ट लेयर्स की बनी हुई है। द लेयर्स डिराइव फ्रॉम द so called ectoderm and endoderm. However, that's not the right terminology maybe to be used here. So जो outer most layer है, ये जो outer most layer है यहाँ पर, this is called as pinacoderm, and these are formed by cells which are called as pinacocytes. ये पिनाकोसाइट्स किस तरह के सेल्स होते हैं? ये फ्लैटर्न्ड सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। जो इनर लेयर है, अगर आप ये देखेंगे, डार्क ऑरेंज कलर की जो लेयर दिख रही है, इनर लेयर, दिस इज कॉल्ड एज द कॉनोडर्म, एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ कॉलर्ड सेल्स, राइट? ये कॉलर्ड सेल्स के पास फ्लैजेला होता है, दे हैव अ सिंगल फ्लैजेलम, एंड बिकॉज ऑफ दीज फ्लैजेला, इनके मूवमेंट की वजह से, they maintain a water flow in the cavity here and helps, these flagella helps in the food capturing also. Now if we see these two layers,
सिंस इट इज अ डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे थर्ड लेयर जो कि मीजोडर्म होता है वो यहाँ पे एब्सेंट है. सो इन बिटवीन द टू लेयर्स, द आउटर मोस्ट लेयर पिनाकोडर्म एंड द इनर मोस्ट लेयर द कॉनोडर्म, इनके बीच में there is present mesenchyme. This area it is called as mesenchyme, या जिसे हम मीजोग्लिया भी बोलते हैं. ये क्या है? ये जेलेटिनस है. जेलेटिनस क्यों है? क्योंकि ये बना हुआ है कोलाजन फाइबर्स का. Right? So these are proteinaceous fibers, and there are numerous freely suspended amoeboid cells, या इनको हम अमीबोसाइट्स या आर्क्योसाइट्स भी बोल सकते हैं. और ये जो अमीबॉइड सेल्स हैं ये टोटिपोटेंट सेल्स हैं. इनके अंदर पूरा पोटेंशियल होता है टू डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स लाइक स्क्लीरोब्लास्ट, जो कि स्क्लीरोब्लास्ट आर द सेल्स आगे हम देखेंगे जो कि इसके स्पिक्यूल्स बनाएंगे. स्पॉन्जियोब्लास्ट जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाएंगे. थीसोसाइट्स जो न्यूट्रिशन में और स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. देन देयर आर फेगोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स एंड सो ऑन. इफ वी सी अबाउट द बॉडी, एज आई सेड, पोरिफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये वो स्पॉन्जेस हैं जिनकी की पूरी बॉडी पोरस है. इसके ऊपर बहुत सारे पोर्स हैं. अब ये जो पोर्स हैं ये दो तरह के हैं. ऑस्टिया जो कि इनलेट पोर्स हैं जिससे कि पानी अंदर आएगा. ये स्मॉल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस, सो टू अलाउ maximum amount of water to come in. You can see here there are so many ostia, right? Osculum, it is the outlet pore which will help in the exit of water, and as such ये large होता है and comparatively few होते हैं. Maximum they may be 1 or 2 in a sponge body. Now, this is a wonderful diagram of a sponge where you can appreciate the outermost layer here. If you can see the single celled layer of the flattened cell, जहाँ पे मेरा ये marker घूम रहा है, if you can see this layer, so this is single flattened layer. This is the outermost layer, the pinacoderm. अगर हम अंदर वाले लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेल्स दिख रहे हैं. These are the collared cells, right? This is a cell with the collar and the flagellum. You can see the flagella which is projecting inside the cavity, the spongiocele. तो ये जो cells हैं, these are called as choanocytes, and the layer, inner layer, it is called as choanoderm. If you can see there, there are several openings here, right? These are the openings. So these are ostia, smaller openings which will allow the water to move in the cavity. The cavity here it is called as the spongiocele. ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बिटवीन द आउटर फ्लैटेंड सेल्स और अंदर वाले ये जो कॉनोसाइट्स के बीच में ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, द शेडेड पार्ट, दिस इज द मीसेनकाइम या मीजोक्लिया, जिसके अंदर स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, राइट? ये कोनिकल से आपको स्पिक्यूल्स दिखेंगे कहीं कहीं. इफ यू सी दिस डायग्राम केयरफुली, इसको आगे भी बात करेंगे. देयर इज द जेलेटिन मैट्रिक्स which holds so many different type of cells here, right? Which are called as amoebocytes and which will help in formation of so many other cells. This is one large outlet for the osculum, which is also called as the excurrent pore, right? जिससे कि पानी बाहर की तरफ एग्जिट करता है. Now, further, if we see some more characteristics of the poriferans, so let's talk about the body cavity. The body cavity is called as the spongiocele, right? It is lined by flattened choanocytes, right, which are the collared cells, and this cavity is also containing numerous small canals. And now, based on these canals, there is in the order of increasing complexity, so we will have different canal systems also. I'll just come to that. So there are three type of canal systems in the order of increasing complexity. The simplest being the asconoid, further is the sycanoid, and the most complex is the leuconoid, right? So जो canal system है basically इसका क्या importance है for the sponges? The canal system, it helps in nutrition, it helps in respiration, excretion, and also
in reproduction for the sponge, क्योंकि ostia से पानी अंदर आता है, it comes into this um, the cavity spongiocele, right? And here this water is being filtered and absorbed by the conocytes, and then the water is exited by the osculum. So the simplest canal system, as I said, is the asconoid canal system, where the incoming water would move in through the ostia, will come into the cavity, जिसे हम स्पॉन्जोसील कह रहे हैं, और फिर ऑस्क्यूलम से होता हुआ वो फिर बाहर की तरफ चल जाए. So this is the most simplest type of canal system जो कि हम देखते हैं ल्यूकोसोलनिया में. इससे एडवांस्ड है सिकेनॉइड कैनाल सिस्टम which is present in साइकॉन. You can see here. यहाँ पर रेडियल कैनाल्स बिल्डअप हो जाती हैं. इसको मैं कवर करूंगी when I talk about the canal systems in detail in my next videos, so you can check those videos. In short, जो radial canals हैं, that is formed by the invaginations of the outer pinacoderm layer. So if we see the water movement in the sigmoid canal system, it would be the water would come out from outside. It will come through ostia, the minute pores. It will come into the incurrent canal. Incurrent canals will open into the radial canals through prosopiles. So these are also very minute channels. Radial canals will open up होंगी into the excurrent canal through the openings called apopiles. So again, prosopiles and apopiles, they are very minute channels. And then the water will come into the spongiocele and then will leave via osculum and go to the outside. Again, if I say water will come through the ostia, it will pass through, it may go straight to the radial canal into the spongiocele and then from the osculum to outside, or there are grades of sigmoid canal system, as we will see in our coming videos. So there may be ostia to incurrent canal to radial to excurrent canal, then to spongiocele, and then from osculum it may go out. So this is the sigmoid canal system, little more complex than the asconoid, as we see in Cycon. The most advanced canal system is in leuconoid, and the excellent example to study it is Sponchilla, where जो आउटसाइड वाटर है वो ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेसेस के अंदर आएगा. यहाँ पे हाइपोडर्मल स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, एंड फ्रॉम देन देयर it could be via prosodus, and to the prosopiles it will again come into the flagellated chambers. तो जो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम है, यहाँ पे दो और फर्दर ब्रांचेस हो जाती हैं कैनाल्स की. There are hypodermal spaces and there are flagellated chambers. Then via apopyle it will go to the excurrent canal. Excurrent canal से osculum से पानी फिर बाहर की तरफ चला जाएगा. So this is the most advanced canal system, the leuconoid, that we see in Sponchilla. If we see the body skeleton of sponges, body skeleton internal होता है and it is secreted by amoebocyte cells जो कि present हैं, as I said, in the mesoglial layer, जो कि gelatinous matrix था. उसके अंदर बहुत तरह के cells हैं, जो भी हमने अपनी लास्ट एक दो स्लाइड्स में बात करी थी, जिसमें एक सेल्स हैं अमीबोसाइट्स, या जिनको हम आर्कियोसाइट्स भी कहते हैं. ये सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये किसी भी और तरह के सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं. For example, amoebocytes may transform into scleroblasts. Now, these scleroblasts are the cells which will secrete spicules. These are different types of spicules, different shapes and different types of spicules. So, इनको secrete करने वाले cells को हम कहते हैं scleroblast. ये किससे आए हैं? ये cells amoebocytes के differentiation से आए हैं. Scleroblasts कहाँ पे present होंगे? These will be present in the mesoglia, the layer, the matrix between pinacoderm and the choanoderm. अब ये scleroblast sponges के अंदर अलग अलग तरह के हो सकते हैं. There are few sponges where the spicules are made up of calcium carbonate,
ऐसे स्पिक्यूल्स को हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड एज कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। और कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स को सिक्रीट करने वाले स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं कैल्कोप्लास्ट। और जो स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर जो स्पिक्यूल्स होंगे दे मे बी ऑफ सिलिका, तो उनको सिक्रीट करने वाले सेल्स को हम कहते हैं सिलिकोप्लास्ट। तो जो स्पॉन्जेस हैं उनमें जो स्पिक्यूल्स होंगे, इधर इट विल बी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स और इट विल बी सिलिशियस स्पिक्यूल्स। फर्दर इन स्पिक्यूल्स को सपोर्ट करने के लिए मीजोग्लिया के अंदर देयर आर प्रोटीनेशियस फाइबर्स, दे आर कॉल्ड स्पॉन्जिन फाइबर्स, right, which are secreted by spongioblasts. Again, these spongioblasts are derived from these amoebocyte cells. So if we see the spicules and the spongin fibers, they are present in the mesoglia layer. But ये जो spicules हैं ये outer pinacoderm से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, right? If we talk about the digestive tract, तो यहाँ पे माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी होती नहीं है, they are lacking. जो स्पॉन्जेस हैं ये फिल्टर फीडर्स हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फिल्टर फीडर्स? फॉर दिस आई टेक यू टू द प्रीवियस स्लाइड। ओके, आई कैन नॉट गो टू द प्रीवियस स्लाइड। ओके, फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द कोर्स ऑफ वाटर मूवमेंट इन द कैनाल सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट एस्केनॉइड। हमने क्या बात करी कि ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा इनटू द स्पॉन्जोसील, एंड स्पॉन्जोसील के को अगर हम देखें तो वो किससे लाइंड है? इट इज लाइंड बाय द कॉनोसाइट्स विच इज फॉर्मिंग द इनर लेयर कॉनोडर्म। तो जो कॉनोसाइट्स हैं अगर इनकी शेप आप ध्यान करेंगे, मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाई थी कि ये कॉलर्ड शेप सेल्स होते हैं और इनके पास सिंगल फ्लैजिला होता है। तो ये जो फ्लैजिला होता है ये फिल्टर करता है मूव, जो पानी अंदर स्पॉन्जोसील में आ रहा है उसको फिल्टर करेगा, एंड देन द फूड विल गो इनटू द कॉनोसाइट, राइट, एंड द रेस्ट ऑफ द वाटर विल मूव आउट वाया द ऑस्क्यूलम। तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, इनका न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, दे टेक कंप्लीट प्लैंक्टोनिक फूड विच कुड बी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और इट कुड बी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, राइट। डाइजेशन वुड अकर विद इन द सेल, तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर। पानी फिल्टर हुआ फ्रॉम द स्पॉन्जोसील through the conocytes, and the food is then taken inside the conocytes where it will be digested and it will be presented to other cells in the mesoglia. सर्कुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो कॉनोसाइट के अंदर फूड डाइजेस्ट हुआ, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर सेल्स, राइट, एंड जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फूड को, प्रिसाइजली द फूड हियर इज ग्लाइकोजन, दो सेल्स आर कॉल्ड एज ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफो का मतलब होता है related to nutrition. So trophocytes are the cells which will distribute the digested food to other cells. Respiration here is by diffusion through the general body surface, through the cells only. There is no specific organ, क्योंकि यहाँ पे organ systems तो होते ही नहीं है. It's only the cells which will do all sorts of functions, whether it is digestion, circulation, respiration, excretion. It's all done by cells, cellular level of organization. इसीलिए हम कहते हैं excretion and osmoregulation. Excretion would again be by diffusion through the general body surface, and excretory waste here will be ammonia. Ammonia is the most toxic excretory waste, and इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी organisms जो पानी water forms में है, those that are present in sea, right, वहां पे उनके बॉडी में अमोनिया बनता है, एंड बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ वाटर, सो एज सून एज दिस इज फॉर्म्ड इट इज फ्लश्ड आउट ऑफ देयर बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होता है उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो स्पॉन्जेस क्या हुए? दे आर अमोनोटेलिक। नाउ व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन जो फ्रेश वाटर के अंदर स्पॉन्जेस पाए जाते हैं, लाइक आई सेड स्पॉन्जिला, राइट, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है टू ऑस्मोरेगुलेट। सो ऑस्मोरेगुलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओनली फॉर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। Nervous system and sense organs, again no organ system, so this would be absent. Reproduction यहाँ पे दोनों तरह से हो सकती है, by asexual method and sexual method. Asexual
reproduction होती है by budding, by specially formed structures which are called as gemmules. So if you can see this diagram of gemmules, यहाँ पे interior में मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो bunch of cells हैं, these are archaeocytes. So again, these archaeocytes, they participate in the asexual mode of reproduction. This is the picture of a sponge, जहाँ पे ये आपको ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, these are all gemmules formed by budding. Sexual जो mode of reproduction है, this is the most common in sponges, and sponges ऐसे bisexual होते हैं. There are no organized gonads. तो यहाँ पे जो archaeocytes हैं या जो inner layer में conocytes हैं, ये दोनों के दोनों ये फॉर्म करते हैं by gametogenesis in the ovas and the spermatozoa. Archaeocytes, they get differentiated to form ova and spermatozoa. So both types of reproduction can occur in sponges. They can reproduce by asexual means through gemmules, right, by the process of budding, or mostly they show sexual mode of reproduction where the archaeocytes may differentiate to form ova and spermatozoa. Now, if we talk about fertilization, fertilization internal hoti hai inside the body, but most commonly it is cross fertilization. Now, this cross fertilization here, it involves spawning. Spawning means laying down the sperms or the eggs, then sperm capture and sperm delivery by the conocytes, followed by fertilization. Now here I will like to tell you cross fertilization यहाँ पे इसलिए है because see sponges are bisexual, they are hermaphrodites, but फिर भी यहाँ पे fertilization हो रही है cross fertilization. दोनों के दोनों ओवा और स्पर्म्स प्रेजेंट होते हुए भी एक इंडिविजुअल के अंदर देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन. This is because of the condition of prot-gyne. Prot means पहले and gyne means female cells. तो यहाँ जो ओवास हैं वो पहले मेच्योर हो जाते हैं as compared to spermatozoa. So there is the most common form of fertilization is cross fertilization, where the ovas from one sponge, they are released externally into the water. They are carried by the water stream into a different sponge body where sperms are mature, and वहां पे उसकी the sperms are carried into the body of a sponge where there are ova present and fertilization would be internal. मतलब एक बार में जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही जर्म सेल फंक्शनल होता है. यूजुअली ओवा पहले मेच्योर हो जाते हैं, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटगाइनी. डेवलपमेंट इज होलोब्लास्टिक, कंप्लीट डिवीजन होता है, रेडियल होते हैं, और इनके फॉर्म इनकी लाइफ हिस्ट्री में देयर इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा विच इज फॉर्म्ड. इस लार्वा को हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला. And one very important feature of this amphiblastula is ये कैसे बनता है. This is formed by inversion of blastula, which also you can see in my further slides where I have covered development of porifera, precisely of cycon, in great detail. Now, if we see the ecological role of porifera, क्योंकि हर एक organism का एक economic importance है, ecological role है. So they play a crucial role in marine ecosystems, right? Coelentrates के साथ ये usually present होते हैं in the coral formation. ये filter करते हैं water को and they contribute to water quality. They enrich the nutrients there, and it also provides habitat for other marine organisms. So I hope this is beneficent to you all. Thank you so much and stay blessed. God bless you all.